तो चलो इसी एक वीडियो में हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी कंप्लीट निपटारा कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए कुछ और पढ़ना नहीं पड़ेगा। जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सारे को हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। और ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव बल्कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो उन सभी को भी आप इजीली सॉल्व कर सको, मैं उस तरीके से आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके कितने डायलेक्ट हैं, इसके अलावा मिडिल इंग्लिश क्या है, मॉडर्न इंग्लिश क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, मतलब पॉइंट वाइज हम सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसे आप एक स्टोरी की तरह समझना, रटने की कोशिश मत करना। स्टोरी की तरह समझोगे तो एग्जाम तक के लिए आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत कब हुई थी। तो इंग्लिश जो है वो 449 एनो डोमिनी यानी कि 449 एडी में इसका प्रारंभ हुआ था। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से इंग्लिश लगभग 1500 साल पुरानी भाषा है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि जो संस्कृत है ये उससे भी ज़्यादा पुरानी भाषा है। हमारी जो प्राचीन भाषा रही है संस्कृत, वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा पुरानी है। और इसी तरीके से ग्रीक और लैटिन जो लैंग्वेज है ये दोनों भी बहुत ही पुरानी भाषा है। इसलिए मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव करवाया था, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा नई भाषा है, ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा ये दो पॉइंट्स। और इस तरीके से आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को आप रटने लगते हो, और इस कारण मैं इस तरीके की प्रेजेंटेशन के साथ आप सभी को लेकर आया हूँ, ठीक है। देखो अब पॉइंट नंबर 3 है, इंग्लिश कैम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स एंजल्स, सैक्सॉन्स एंड जूट्स। तो जर्मन के जो जनजाति होते हैं, जैसे एंजल्स हैं, सैक्सॉन्स हो गए और जूट्स हो गए, ये तीनों जो अपनी बोली करते थे, मतलब जिस तरीके से ये बोलते थे, इनका जो स्पीच था उसे ही इंग्लिश भाषा कहा गया है। एंजल्स, सैक्सॉन्स एंड जूट्स, ठीक है। इन तीनों ने जो बातें मतलब जो स्पीच करते थे, जैसे जो इनका बात करने का जो लैंग्वेज था वो ही इंग्लिश कहलाता है। इसके अलावा इन तीनों को मिलाकर एंग्लो सैक्सन्स कहा जाता है, एंजल्स, सैक्सॉन्स और जूट्स को। इसके अलावा जर्मनिक ट्राइब्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। तो जो जर्मनिक ट्राइब्स थे यानी कि जो एंजल्स हो गए, सैक्सॉन्स हो गए और जूट्स हो गए, ये 5th सेंचुरी में इंग्लैंड में आए थे, और यहाँ पे इन्होंने इसका नाम इंग्लैंड रखा, और साथ ही साथ इनकी जो लैंग्वेज थी उसे इंग्लिश नाम दिया। और जो ये अपनी प्रारंभिक बोली के रूप में बातचीत में यूज किया करते थे इंग्लिश लैंग्वेज को, इन्होंने ही इंग्लैंड में आकर इंग्लैंड का नाम रखा, और साथ ही साथ यहाँ पे इनके लैंग्वेज को इंग्लिश रखा, ठीक है। कौन से? जर्मनिक ट्राइब्स, जिनका नाम था एंजल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। इसके अलावा फ्रॉम अबाउट AD 1000 द नेम इंग्लैंड केम इनटू यूज। तो ये जो देश है इंग्लैंड, इसका नाम लगभग AD 1000 में आप जान सकते हो, मतलब इनका जो प्रारंभ हुआ था लगभग 1000 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा द जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो जो जर्मनिक इंग्लिश है वो मतलब आप इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब उनसे ही मिले जुले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पॉइंट नंबर 8 से देख सकते हो, पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश आर। तो आपको जो मैंने बताया 3 तरीके के इंग्लिश हैं, एक हो गया ओल्ड इंग्लिश, एक हो गया मिडिल इंग्लिश, एक हो गया मॉडर्न इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक रहा? तो जहाँ से इंग्लिश की शुरुआत हुई 449 AD से 1066 AD तक ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। यानी कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड 449 AD से 1066 AD तक रहा। इसके अलावा मिडिल इंग्लिश की शुरुआत कब से हुई और कब तक रहा? तो आप याद रखना 1150 AD से 1500 तक को मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो पीरियड था ये मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड था। इसके अलावा 1500 से बाद की जो लैंग्वेज यूज की जाती है उसे ही कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश। यानी कि अभी जो हमारे टाइम में जो इंग्लिश यूज किया जा रहा है वो मॉडर्न इंग्लिश है, और मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत कब हुई है? ये हुई है 1500 से, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके अलावा जो ओल्ड इंग्लिश था उसे डार्क एज भी कहा जाता था। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज नॉन एज द डार्क एज, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टोरी की तरह मतलब कंप्लीट स्टोरी ऑफ इंग्लिश को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ते जाना, रिवाइज करते जाना, आपको ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट पॉइंट है, मंडेरिन चाइनीज इज स्पोकन बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो ज़्यादातर जो जनता है उनके द्वारा मैंडेरिन चाइनीज भाषा का उपयोग किया जाता है, का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता था, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि इंग्लिश की शुरुआत हुई थी 449 AD में, और इसलिए ये आज से लगभग 1500 साल पुरानी भाषा है, ठीक है। इसके अलावा देखो जो ओल्ड इंग्लिश है उसके 4 डायलेक्ट हैं, यानी कि ओल्ड इंग्लिश के 4 उपभाषाएं, ठीक है। याद रखना ओल्ड इंग्लिश के 4 उपभाषाएं और मिडिल इंग्लिश के 5 उपभाषाएं, ठीक है। फिर देखो
इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वेयर लेटिन एंड स्कैंडिनेवियन। तो आप देखते हो कि माइक्रो मैक्रस ये सारे लेटिन वर्ड होते हैं, तो इनका मतलब ज़्यादा प्रभाव जो था ओल्ड इंग्लिश का वो था लेटिन और स्कैंडिनेवियन का। इसके अलावा द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द ईरा ऑफ किंग अल्फ्रेड। तो किंग अल्फ्रेड के ईरा को गोल्डन पीरियड कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश का, ठीक है। किसके ईरा को? किंग अल्फ्रेड के ईरा को ओल्ड इंग्लिश का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज। तो इंग्लिश की शुरुआत ही एंग्लो सैक्सन के द्वारा किया गया था और इसलिए जो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल है ये इंग्लिश प्रोज की पहली किताब है, पहली बुक है, ठीक है। फिर देखो पॉइंट नंबर 16 है द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप बाय विलियम कैक्सटन एट द वेस्टमिनिस्टर एबी इंग्लैंड इन AD 1476। तो इस पॉइंट को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, वैसे याद रखो कि ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मतलब जो मेहनत कर सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं वो कवर कर सकते हो, और जो बहुत कम पढ़ना चाहते हैं तो वो उसकी भी कर सकते हो। जो प्रिंटिंग प्रेस था वो सेट किया गया था विलियम कैक्सटन के द्वारा इंग्लैंड में 1476 AD में, ठीक है। इसके अलावा मिडिल इंग्लिश हैड 5 डायलेक्ट। तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया, ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट हैं और मिडिल इंग्लिश के 5 डायलेक्ट हैं। फिर देखो पॉइंट नंबर 18 है मॉडर्न या यूँ कहो स्टैंडर्ड इंग्लिश हैज इवॉल्व फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से यानी कि इस उपभाषा से मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआत हुआ है। इसके अलावा जॉफ्री चौसर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो पोइट्री की शुरुआत, इंग्लिश पोइट्री की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जॉफ्री चौसर के द्वारा। हालांकि आप आगे ये भी देखोगे कि जॉफ्री चौसर ने अपने किसी भी पोइट्री में ओल्ड इंग्लिश का यूज नहीं किया था, ठीक है। फिर देखो इंग्लिश एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेज। तो लगभग 50 अलग अलग भाषा से जो इंग्लिश के लैंग्वेज है उन्हें लिया गया। मतलब इंग्लिश की जो भाषा है आप वहाँ पे देख सकते हो 50 अलग अलग जो भाषाएं उनसे भी वर्ड एब्जॉर्ब किया गया, मतलब लिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके अलावा प्योरिस्ट ऑब्जेक्टेड टू द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन वर्ड्स इन इंग्लिश। तो इन्होंने ऑब्जेक्ट किया था प्योरिस्ट ने जो फॉरेन लैंग्वेज है, जो फॉरेन वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में। इसके अलावा द टू वर्क्स दैट हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश आर द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल एंड शेक्सपियर राइटिंग। तो आपको पता होगा शेक्सपियर बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन है, और इसके अलावा द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल एंड शेक्सपियर राइटिंग, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड थे, या दो बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे जिन्होंने इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 23 है द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इन 1755। दिस डिक्शनरी कंटेंट ओवर 40,000 वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। तो जो पहली डिक्शनरी थी, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में लगभग या तो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर में या फिर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहली डिक्शनरी जो थी वो कौन सी थी और वो किसके द्वारा पब्लिश की गई थी। तो जो पहली डिक्शनरी थी वो पब्लिश की गई थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा 1755 में, और इस डिक्शनरी में लगभग 40,000 वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनके मीनिंग के साथ। इसके अलावा 24 नंबर पॉइंट है विलियम शेक्सपियर द बिलोंग टू एलिजाबेथन एज। तो विलियम शेक्सपियर जो बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट आप कह सकते हो वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। इसके अलावा 25 नंबर पॉइंट है 18th सेंचुरी इज नॉन एज द ऑगस्टन एज। तो 18वीं शताब्दी को ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। विच सेंचुरी इज नॉन एज द ऑगस्टन एज, या फिर 18th सेंचुरी इज नॉन एज द विच एज। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, तो आप बता सकते हो कि ऑगस्टन एज को 18th सेंचुरी में जाना जाता था। इसके अलावा पॉइंट नंबर 26 है द नीड ऑफ द डिक्शनरी एंड ग्रामर वेयर फेल्ट ग्रेटली ड्यूरिंग द ऑगस्टन एज। तो 18th सेंचुरी में यानी कि ऑगस्टन एज में डिक्शनरी और ग्रामर की ज़रूरत महसूस की गई थी। द नेम ऑगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली 18th सेंचुरी। और मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही क्लियर कर दिया, 25 नंबर पॉइंट में ही क्लियर कर लिया कि 18वीं सेंचुरी को ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता था। अब देखो इन्हीं सारी चीज़ों को आप सारे पॉइंट्स को इजीली अच्छे से कवर करते जा रहे हो। इसी तरीके से अब पॉइंट नंबर 27 है इंग्लिश इज स्पोकन ओवर अ मच लॉन्गर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन चाइनीज। तो चाइनीज से ज़्यादा विस्तृत एरिया में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो फैला हुआ है, ठीक है, इस बहुत ही ज़्यादा विस्तृत फैला हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। तो आप सभी को पता है, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हो तो आप उन सभी से कम्युनिकेट इजीली तरीके से कर सकते हो, एंड दैट इज़ वाई इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। इसके अलावा चाइना में इंग्लिश जो है उसे सेकंड मान्यता दी गई है, मतलब लैंग्वेज की सेकंड मान्यता चाइना में दी गई है इंग्लिश को, ठीक है। फिर आप देख सकते हो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए हम
इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक जनरल भाषा है, ये लगभग सारे कंट्री में, सारे देश में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसलिए हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं इन सभी में, ट्रेड में, कॉमर्स में, जो भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, कॉमर्स करते हैं, तो वहाँ पे हम इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद है द जॉफ्री चौसर डिड नॉट यूज़ द ओल्ड इंग्लिश इन हिज पोएटिक वर्ड्स। तो मैंने आपको बताया था जॉफ्री चौसर ने अपने पोएटिक वर्ड्स में कभी भी ओल्ड इंग्लिश का यूज़ नहीं किया। वही पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप बस 1 मिनट पहले की वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके जो कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को आप टूटने मत देना, इन्हें कंटिन्यूसली आप समझते जाओ, ठीक है। फिर देखो द वर्ड रिनेसेंस मीन रीबर्थ। तो रिनेसेंस क्या होता है, इसके अलावा ऑगस्टन एज क्या होता है, और इसके अलावा रोमांटिक रिवाइवल क्या होता है। ये 3 इम्पॉर्टेंट पीरियड हैं इंग्लिश के, ठीक है, याद रखना आप लोग। रेनेसेंस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रीबर्थ, और मैंने आपको बता रखा है 8th सेंचुरी को कैसे कहा जाता था, ऑगस्टन एज। और इसके अलावा रोमांटिक रिवाइवल किससे संबंधित है, तो वो आपको पता होगा, जो बच्चे मतलब 90+ लाने के लिए पढ़ रहे थे, अच्छी चीज़ों को पढ़ चुके होंगे, उन्हें पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पास करना चाहते हैं, उन्हें लग रहा होगा कि मुझे और ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना पड़ रहा है, तो आप लोग एक बार पढ़ लोगे, आपको जो जो पॉइंट्स याद होगा उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, और आप उन सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसलिए कंप्लीट चीज़ों को पढ़ो, कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करो, और फिर देखो एग्जाम में क्या कुछ आप कर सकते हो। देखो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 33 नंबर पॉइंट है, क्रिस्टोफर मैरलोव, एडमंड स्पेंसर एंड विलियम शेक्सपियर वेयर द ग्रेट 3 पोइट ऑफ एलिजाबेथ पीरियड। तो मैंने आपको बताया था पहले कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो एलिजाबेथन पीरियड से संबंधित थे। इसके अलावा एडमंड स्पेंसर और क्रिस्टोफर मैरलोव। अब क्रिस्टोफर मैरलोव क्या थे, तो ये एक लिरिक पोइट थे, ठीक है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों एलिजाबेथ पीरियड से संबंधित थे। अब आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि किसी तीनों का नाम बताओ जो एलिजाबेथ पीरियड से संबंधित थे, तो आप इन तीनों का नाम भी बता सकते हो, या कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से एलिजाबेथ पीरियड से संबंधित नहीं है। इन तीनों का नाम हो सकता है, किसी और का नाम हो सकता है दूसरा, तो आप उससे आंसर कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो फाइंड नंबर 34 है, क्रिस्टोफर मैरलोव वाज बेसिकली ए लिरिक पोइट। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि जो क्रिस्टोफर मैरलोव थे वो एक लिरिक पोइट थे। इसके अलावा इन इंडिया पोइट्री बिगेन टू बी रिटन एज द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। तो 19वीं सेंचुरी में लगभग जो इंडिया है उसमें पोइट्री स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 36 है, द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में कब करवाया था, मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसके इंट्रोडक्शन से, यानी कि उसके आने से मिडिल इंग्लिश की डेवलपमेंट, इसका विकास अच्छे तरीके से हो पाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। ये सारे पॉइंट्स मतलब अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव में करवाता तो आपको सारे क्वेश्चंस को रटना पड़ जाता, लेकिन यहाँ पे मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते बता रहा हूँ, तो आप एक स्टोरी की तरह इन सभी को कंप्लीट करते जा रहे हो। फिर देखो जो मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, एक मैंने आपको बताया था रेनेसेंस, एक मैंने आपको बताया था ऑगस्टन एज जो कि 18th सेंचुरी को कहा जाता है, और इसके अलावा एक होता है रोमांटिक रिवाइवल। तो रोमांटिक रिवाइवल जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ से एसोसिएटेड है। आप देख सकते हो ये सारे जो पॉइंट है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप इन्हें ईजिली सॉल्व कर सकते हो। रोमांटिक रिवाइवल जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित है। इसके अलावा ऑगस्टन एज को 18th सेंचुरी को कहा जाता है ऑगस्टन एज, और इसके अलावा जो रेनेसेंस है उसका अर्थ होता है रीबर्थ, ठीक है। तो ये जो मेजर इंग्लिश के जो 3 पीरियड थे उन्हें मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो इज़ द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। तो इंडियन इंग्लिश पोइट्री के पितामह के फादर किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। आप बस ये याद रख लो हेनरी, या कुछ भी आप एक वर्ड याद कर लो ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग इन्हें इजीली सॉल्व कर सको, ठीक है। तो हेनरी जो थे उन्होंने इंडियन इंग्लिश पोइट्री के फादर उन्हें कहा जाता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है, जो ड्रामा वर्ड है ये कहाँ से लिया गया, तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जिस तरीके से माइक्रो मैक्रोस लेटिन वर्ड होते हैं उसी तरीके से जो ड्रामा है वो एक ग्रीक वर्ड है। अब देखो ड्रामा का मतलब क्या होता है, ड्रामा का मतलब होता है थिंग्स टू बी डन, जो मतलब कार्य जो उसे कर दिया, थिंग्स डन को हम कहते हैं ड्रामा। ड्रामा का ये बेसिकली अर्थ होता है, जो ग्रीक लैंग्वेज है, जो ग्रीक वर्ड है ड्रामा, इसका अर्थ होता है थिंग्स डन। इसके अलावा ड्रामा ऑफर अस अ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स इमेजिनेटिव रियलिटी। तो जो हमारी रियलिटी होती है, मतलब जो हमारी इमेजिनेशन होती है उसकी रियलिटी को शो करने का कार्य करता है ड्रामा। आप ड्रामा देख चुके होगे, अब कहीं कहीं आपने देखा होगा ड्रामा जो होता है, जैसे आपने चैप्टर ही पढ़ा होगा कोई ड्रामा का चैप्टर, तो आपको क्लियरली पता चल चुका होगा कि ड्रामा ऑफर अस अ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स इमेजिनेटिव रियलिटी। इसके अलावा जो पहली कॉमेडी थी, जो पहली इंग्लिश कॉमेडी थी, उसका नाम था रोस्टर रोस्टर, और इसे लिखा गया था निकोलस उडल के द्वारा। पहला जो हमारा कॉमेडी है इंग्लिश लैंग्वेज में वो था रोस्टर रोस्टर, और इसे लिखा गया था निकोलस उडल के द्वारा।
अब देखो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के कुछ और पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपकी कैपेसिटी उतनी है नहीं तो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट नंबर 43 से पॉइंट नंबर 49 तक आपके एग्जाम में बहुत ही कम बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखो पहली इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी थी? पहली इंग्लिश ट्रेजेडी थी गोरबडक, जो कि लिखा गया था थॉमस सैकविले एंड थॉमस नॉर्टन के द्वारा। ठीक है, यानी कि थॉमस के द्वारा लिखा गया है गोरबडक, और गोरबडक पहली इंग्लिश ट्रेजेडी है। ठीक है, और इंग्लिश ट्रेजेडी में मेनली क्या शो किया गया? तो ये शो किया गया था कैटेस्ट्रॉफी को। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, फिर देखो 45 नंबर पॉइंट है, द पर्पस ऑफ मैरिकल प्ले वॉज डायरेक्टली डायडेक्टिक, यानी कि यहाँ पे जो भी मैरिकल्स प्ले करे गए थे उनका मेन उद्देश्य था कुछ उपदेश देना, कुछ शिक्षाप्रद चीज़ें बताना। ठीक है, उनका मेन उद्देश्य क्या था मैरिकल्स का? ताकि कुछ उपदेश दे सके, चाहे कुछ शिक्षाप्रद चीज़ें आपको। इसके अलावा जो हमने शेक्सपियर की चर्चा की थी, तो शेक्सपियर ने जितने भी अपनी रचनाएं की है उन सभी में मनुष्य को, इंसान को उन्होंने अपनी मतलब उन पर जोर देते हुए, उन्हें अपने आकर्षण का केंद्र बनाते हुए उन्होंने अपनी रचनाएं को करी थी। ठीक है, शेक्सपियर ने। इसके अलावा जो टी.एस. इलियट थे, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में करवाया था, टी.एस. इलियट 20वीं सेंचुरी के पोइट थे, और टी.एस. इलियट जो है उन्होंने वर्ड्स ड्रामा के ट्रेडिशन को कंटिन्यू करा था। ठीक है, इसके अलावा नॉवल जो होता है वो क्या होता है? तो वो विटल रिकॉर्ड होता है, जो हम देखते हैं, जो हम फील करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम ज़िंदगी से सीखते हैं, उन सभी का एक विटल रिकॉर्ड होता है नॉवल। ठीक है, नॉवल बहुत बड़ा होता है, आपको पता होगा, आपने में भी डेविड कॉपरफील्ड वगैरह इतने सारे, जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स आपने पढ़ाई होगा 10th क्लास में। ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से थे तो ये सारे नॉवल होते हैं। रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल। तो देखो मॉडर्न नॉवल के पितामह किन्हें जाना जाता है? मॉडर्न नॉवल के पिता यानी कि मॉडर्न नॉवल के फादर कहे जाते हैं रिचर्डसन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इंडियन इंग्लिश पोइट्री की बात करें तो वो कहते हैं हेनरी। ठीक है, आपको पता होगा हेनरी लुइस, मैंने आपको बताया था, वो इंडियन इंग्लिश पोइट्री के फादर कहे जाते हैं। और मॉडर्न नॉवल के फादर कौन कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं रिचर्डसन। इसके अलावा पॉइंट नंबर 51 है, डिकेंस हैड द नैक ऑफ कंबाइनिंग ह्यूमर विद पैथोस। तो जो चार्ल्स डिकेंस थे, इन्होंने अपने जितनी रचनाएं करी उनमें ह्यूमर के साथ कुछ करुणात्मक चीज़ों को भी मतलब कंबाइन करके इनकी शो करने की इनकी शक्ति थी, और इनके कारण इनकी जो जितनी भी रचना होती थी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती थी। ठीक है, यानी कि जो हमारे डिकेंस साहब थे, डिकेंस साहब अपनी जितनी भी रचनाएं करते थे वहाँ पे ह्यूमर और करुणा इन दोनों को साथ में कंबाइन करके प्रदर्शित करते थे। ठीक है, फिर देखो पॉइंट नंबर 52 है, जैन ऑस्टन इन्फ्यूज्ड गुड सेंस एंड बैलेंस इनटू द इंग्लिश नॉवल। ठीक है, तो ये क्लियर सी बातें हैं। इसके अलावा द फेरी क्वीन इज अ रोमांटिक एपिक है, वो एक रोमांटिक एपिक है। और 54 नंबर पॉइंट है, जॉन बर्नियन इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ मॉडर्न नॉवल। तो मॉडर्न नॉवल के पायोनियर किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है जॉन बर्नियन को। लेकिन मॉडर्न नॉवल के फादर किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है रिचर्डसन को। ठीक है, क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें। अब देखो लास्ट पार्ट जो था वो ये था कि द 3 मेन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश आर। तो इंग्लिश के 3 मेन पीरियड्स कौन से थे? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, रिनेसेंस क्या होता है, इसके अलावा ऑगस्टन एज क्या होता है, रोमांटिक रिवाइवल क्या होता है। रोमांटिक रिवाइवल एसोसिएटेड है विलियम वर्ड्सवर्थ से। इसके अलावा ऑगस्टन एज 18th सेंचुरी को कहा जाता है। इसके अलावा जो रेनेसेंस है इसका अर्थ होता है रीबर्थ। तो ये जो तीनों है, ये तीनों मेन पीरियड है इंग्लिश हिस्ट्री के। ठीक है, तो अब हमने स्टोरी ऑफ इंग्लिश के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को भी इस वीडियो में कवर किया। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।